हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 7 प्रिंसिपल देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में 7 मोर प्रिंसिपल्स देखेंगे। अब हम 7 मोर प्रिंसिपल्स में ये देखेंगे। सबसे पहला जो 8th प्रिंसिपल है वो हमारा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जब किसी एक बंदे के हाथ में होती है या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के हाथ में होती है, वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बंदे हैं सबके पास है, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल के हाथ में पावर डिसीजन बनाने की, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर सब के सब डिपार्टमेंट में हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अब फ्योल क्या कहते हैं? फ्योल साहब ये बोलते हैं कि एक कंपनी के अंदर ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन हो ना पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो। कोई भी कंपनी है उसके अंदर सारी की सारी पावर ना तो टॉप लेवल के हाथ में हो ना सारी की सारी पावर सब के पास हो। ऐसा अगर हो गया, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर अगर स्टूडेंट्स को भी सारी पावर दे दी जाए तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्रिंसिपल को बाहर निकालना है स्कूल से, है ना? तो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक मैच होना चाहिए। फेयोल ने ये बोला है कि जो मेन जो डिसीजंस होता है, जो की डिसीजन लेने होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेने चाहिए। और जो थोड़े बहुत जो डेली रूटीन के कुछ वर्क होते हैं उनके डिसीजन लेने होते हैं, वो चाहे वो मिडिल लेवल भी ले सकता है, चाहे वो लोअर लेवल भी ले सकता है। तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो, द मेजर डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज कैन बी सेंट्रलाइज, बट द एक्टिविटीज ऑफ रूटीन वर्क शुड बी सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी डिसेंट्रलाइज। क्या होता है भाई? सेम बात वही जो मैंने अभी बोली है आपको कि मेजर डिसीजंस जैसे कि प्लानिंग करना, जैसे कि पॉलिसी बनाना, ये सब टॉप लेवल के हाथ में होने चाहिए। और जो डेली रूटीन के वर्क हैं ये सब डिसेंट्रलाइज भी हो जाए, ये सब सबके पास भी चले जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैच होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फ्योल ने बोला है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आप इसके खुद से देख लेना, केस स्टडीज़ की बहुत अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि एक ऐसी चेन ऑफ अथॉरिटी है, एक ऐसी चेन है ये, जब हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो इंफॉर्मेशन इस पूरी चेन में होकर गुजरनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल के अंदर कोई मैसेज आ रहा है, कोई सर्कुलर हो रहा है मैसेज, तो पहले प्रिंसिपल मैम, एमडी सर किसको बताएंगे? प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर किसको बताएंगे? टीचर को। और टीचर्स किसको बताएंगे? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट अपने जाकर घर बताएंगे। ठीक है, तो ऐसी ये चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम, चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन पास हो रही है तो एक चेन के थ्रू हो रही है, चेन की कोई भी कड़ी बीच में से स्किप ना होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहलाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर एक भी स्किप हो गया तो बीच में ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो उल्टा काम हो सकता है, गलत काम हो सकता है। चलिए, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक तक क्या होती है? सबऑर्डिनेट, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक फॉर्मल लाइन चलती है। इसी स्केलर चेन बोलते हैं। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट टू फैसिलिटेट क्विक डिसीजन, क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सनल। अब देखो, इस चेन को वॉलेट नहीं करना है, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं। वो क्या होता है? एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे ये एस है, ये आपका बॉस है, ये ए को बताएगा। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट मान लेते हैं, ये वाला डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एस बंदा ए को इन्फॉर्मेशन देगा, ए बी को देगा, बी सी को देगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन पास होती रहेगी हर लेवल में। ठीक है, हर बंदे को इन्फॉर्मेशन पास होगी। अब क्या होगा? अगर इस डिपार्टमेंट के बंदे को इमरजेंसी सिचुएशन में इस डिपार्टमेंट के बंदे से क्या करना है? कांटेक्ट करना है। तो डिपार्टमेंट है तो उस कांटेक्ट को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ये एक डिवाइस होती है। इस गैंग प्लैंक के जरिए हम दो डिपार्टमेंट के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिपार्टमेंट मान लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट मान लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट के डी बंदे को बाहर से परचेज करके लाना है कोई सामान, या फिर कोई ऑक्शन लग रहा है वहां से कोई परचेज करना है उस टाइम। अब क्या होगा, फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस के बंदे ने यहाँ ओ ने इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया कि 1 करोड़ के अंदर अंदर अपना रॉ मटेरियल आप जो है खरीद के ले आओ। अब 1 करोड़ में उसको खरीदना है पूरा का पूरा, तो डी बंदा क्या करेगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई सामान होगा या कोई प्रोडक्ट होगा तो वो नहीं खरीद पाएगा। उस केस में फॉर एग्जांपल उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 करोड़ का मिल रहा है, किसको मिल रहा है अपने डी को। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डी डायरेक्ट एकदम फ़ोन करेगा फाइनेंस के इस डिपार्टमेंट वाले ओ बंदे को, और क्या करेगा कि भाई जल्दी से बताओ मेरे को 1.5 करोड़ में क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर मैं उसको खरीद लूँ तो हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल हमारे लिए बहुत ईजिली अवेलेबल है सारा और बहुत सस्ते दामों पे है। तो ओ एकदम से कह देगा हाँ भाई खरीद लो। तो यहाँ पर उसको ये नहीं यूज़ करना पड़ा कि डी पहले सी को बताता, सी बी को बताता, बी ए को बताता, ए एस को बताता, फिर एस जाकर एल को बताता, एल एम को बताता, एम एन को, और ऐसे ओ के पास इन्फॉर्मेशन जाती, फिर ओ बोलता कि हाँ भाई खरीद लो, फिर ऐसे ही अगेन फिर वो इन्फॉर्मेशन अगेन पास होती डी तक, तब तक वो ऑप्शन खत्म हो जाती और तब तक आपका सारा पैसा लुट गया होता या फिर उसका नुकसान हो गया होता। तो क्लियर है ये वाली बात कि उस डिवाइस को हम गैंग प्लान कहते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये डायगोनल कभी नहीं चलेगी, ऐसे ऐसे कभी नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चलनी है, हॉरिजॉन्टल चलेगी। हमें अगर बी बंदा है वो एम से ही कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, और सी बंदा है वो एन से ही कॉन्टैक्ट कर सकता है, डी ओ से कर सकता है, ई पी से कर सकता है। मतलब सेम अथॉरिटी वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकता है, ऐसे कहता है गैंग प्लैंक। चलिए अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपको खुद देखने हैं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी से देख लो, उसके बाद केस स्टडी की ट्रिक्स सारी की सारी देखो एक बार। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल जो हमारा 10th है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल है। देखिए ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना। सबसे पहली बात, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा ऑर्डर जिसमें चीज़ों को रखा जाता है और हर चीज़ अपनी ही जगह होनी चाहिए, ये ऑर्डर बताता है। फॉर एग्जाम्पल दे शुड बी वन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड दे शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी पर्सन। 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक थिंग्स का ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर, मतलब जहाँ पर ह्यूमन बीइंग को हम ऑर्डरली अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर टूल बॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो टूल रूम में होना चाहिए। कंपनी के अंदर सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है तो सबऑर्डिनेट अपने कैबिन में होना चाहिए, फोरमैन अपने कैबिन में होना चाहिए, सीनियर अपने कैबिन में होना चाहिए, एक फाइनेंस मैनेजर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। वहाँ पर सोशल ऑर्डर हो रहा है, वहाँ पर थिंग्स का ऑर्डर हो रहा है, मतलब हर बंदे को, हर थिंग को, हर प्लेस उसकी अपनी प्लेस पे होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट अ राइट जॉब। एक राइट बंदे को राइट प्लेस पे लगाना ही, एट अ राइट एंड राइट मटेरियल शुड बी प्लेस एट अ राइट प्लेस। देखो मटेरियल वाला क्या है, मटेरियल सबका अपनी अपनी जगह होना चाहिए। जहाँ पर रॉ मटेरियल का जगह है वहाँ पर रॉ मटेरियल को रखो, जहाँ पर मशीनरी की जगह है वहाँ पर मशीनरी को रखो, जहाँ पर टूल बॉक्स की जगह है वहाँ पर टूल बॉक्स को रखो। अगर और राइट पर्सन वाला क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मेन पोस्ट के लिए एक इंजीनियर चाहिए तो उसके लिए आप एमबीए नहीं अपॉइंट कर सकते, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सोशल ऑर्डर। अगर एक कंपनी के अंदर पियोन की अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर पियोन ही फिट होना चाहिए, ना कि मैनेजर को भी पियोन वाला काम करना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर बंदा हर जगह अपना होना चाहिए, जहाँ जहाँ उसकी जगह है वो वहीं होना चाहिए हर चीज़। एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 डिफरेंट ऑर्डर। देखो मटेरियल ऑर्डर ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिजिकल, अब आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जल्दी से कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। केस स्टडी आप जल्दी से इसकी देख लो, बहुत अच्छी केस स्टडी आपके सामने बहुत सारी है। अब हम आते हैं, केस स्टडी ट्रिक भी हैं बहुत अच्छे। अब हम आते हैं 11th प्रिंसिपल पर। 11th प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि
आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनलिटी। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। जब आप कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं किसी के भी प्रति, आप एक हीन भावना नहीं रखते हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो बंदे हैं, एक बंदा तो जो है वो इंग्लिश बोलता है और दूसरा बंदा जो है वो स्पेनिश बोलता है। आप इंग्लिश जानते हो, स्पेनिश वालों से अच्छा आप व्यवहार नहीं करते हो, तो क्या होगा? आप इंग्लिश वालों को सपोर्ट करोगे, स्पेनिश वालों को सपोर्ट नहीं करोगे। इंग्लिश वाला बंदा जब भी आपसे छुट्टी के लिए कहेगा, आप उसको हाँ कर दोगे। स्पेनिश वाला बंदा जब भी आपसे छुट्टी के लिए कहेगा, आप उसको बोल दोगे भाई अभी छुट्टी मत लो, मेरे पास बहुत सारा काम है, काम कौन करेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वॉयलेशन हो रहा है। समझ रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर बंदा इक्वल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो मैंने आपके लिए तराजू बना दिया है, यहाँ पर क्या होता है कि हर बंदा इक्वल है, इक्विटी में होता है। चलिए, इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉय। सबसे फेयर ट्रीटमेंट करें, किसी से भी ऊंच नीच का व्यवहार ना करें, किसी से भी जो है हर बंदे से दयालु रहें। ठीक है, हर बंदा इक्वल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इस वजह से ही ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगता है। फ्योल ने बोला है एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। देखो, अगर एक एम्प्लॉय को आप काइंडनेस से और जस्टिस से पेश आते हो तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा। अगर एक बंदे को आप हीन भावना से या फिर उसके आप खिलाफ होते हो या फिर आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो आपसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करेगा और आपका काम नहीं करेगा। तो इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि अगर आपको काम अच्छा कराना है लोगों से, अपने एम्प्लॉयज से, तो उनके साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट रखने का है, उनके साथ काइंडनेस से और जस्टिस से पेश आने का है। क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? फॉर एग्जाम्पल अ लेबर complete 100 units a day and other complete 80 units a day. If both get equal salary then the principle is valid. देखो, एक बंदा है वो 100 यूनिट बना रहा है एक दिन में, एक बंदा है वो 80 यूनिट्स बना रहा है एक दिन में। अगर आप दोनों को सेम के सेम पैसे दो तो आप इस प्रिंसिपल का वॉयलेशन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी से देख लो। केस स्टडी ट्रिक्स देखो, जल्दी जल्दी इसको देख लो, बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक हमने सबऑर्डिनेशन किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। स्टेबिलिटी स्थिरता, टेन्योर टाइम पीरियड, पर्सनल का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले बंदे पर्सनल कहलाते हैं। तो स्टेबिलिटी आपने समझ लिया है कि स्थिरता। ठीक है, टाइम पीरियड, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, और पर्सनल का मतलब होता है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। अब ये कहता क्या है? ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो एम्प्लॉय होता है उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, वो थाली का बैंगन ना बन पाए। कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी किसी में। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है, उसका अपना भी बेनिफिट नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कैसे, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। ना तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होना चाहिए, ना फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन होना चाहिए किसी भी पोस्ट से। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैनेजर ये कहेगा कि वर्कर्स तो आते जाते रहते हैं, दूसरा आ जाएगा। वर्कर ये कहेंगे मैनेजर तो आते जाते रहते हैं, आप नहीं आओगे तो दूसरा मैनेजर आ जाएगा, और इससे क्या होगा? वो वर्कर्स जो है मैनेजर की बात नहीं मानेंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज वन सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर। देखो, एक मिनिमम फिक्स टेन्योर के हिसाब से तो कम से कम वो वहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोड़ के भाग जाए। इससे इन्वायरमेंट को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ गए हो तो आपको काम करने में मज़ा आता है। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। चलिए, फ्योल ने क्या कहा है? अगर आप इन वर्ड को कोट करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, ये फ्योल की भाषा है अपनी। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसके पॉजिटिव और
नेगेटिव इफेक्ट वो आपको खुद से करना है, और इसकी जो केस स्टडी है ये आप जो है बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसकी क्या 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 टर्म्स यूज हो सकती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की साइड, वो है हमारा इनिशिएटिव। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये इनिशिएटिव। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। कैसे? इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूल, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। देखो ये तो फ्यूल के वर्ड है, आप याद रखना इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सबॉर्डिनेट टूवर्ड देयर सुपीरियर सपोर्ट। फर्स्ट स्टेप किसकी तरफ होता है? एक पहला कदम उठाना, एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेना, एम्प्लॉयज़ को की तरफ पहला कदम उठाना, क्या उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कराना, मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कराना ही इनिशिएटिव होता है। देखो वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर्स को इनकरेज करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना ही फर्स्ट स्टेप होता है कि उनको उनके हम सजेशंस लें। एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, एक मैनेजर अपने कैबिन में बुलाता है एक वर्कर को और उससे पूछता है कि अब हम प्लानिंग करने जा रहे हैं हमारा नए प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए क्या आप हमारे साथ हो और सारे वर्कर हमारे साथ हैं, क्या आप हमें अपना पूरा योगदान देंगे? तो उससे वर्कर को भी ऐसा लगेगा कि यार मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ मैनेजर के लिए। मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा है वो मुझसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वर्कर को एक इनिशिएटिव की भावना आएगी, वो भी एक फर्स्ट स्टेप उठाएगा काम करने के लिए, वो एक बहुत अच्छा काम कर पाएगा आगे अगर उसको ऐसा एक इनिशिएटिव मिल जाए। क्लियर है? तो देखो इट मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप बाय मोटिवेटिंग हिमसेल्फ। इट इज अपने आप को मोटिवेट करना, वो खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएगा अगर ऐसा हो गया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है। देयरफॉर द सबऑर्डिनेट शुड बी मोटिवेटेड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसीज़ में, फॉर्मुलेशन में अगर आप सजेशन रखोगे एम्प्लॉयज़ की तो वो खुद ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेना आप, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आप अच्छे से देख लेना। इनिशिएटिव आप समझ गए होंगे ना, चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बिफोर सेटिंग अप ऑफ प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो भी अभी मैंने बात बताई है वो वाला एग्जाम्पल है आपके सामने। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आप खुद से देख लेना जल्दी जल्दी, है ना। अब केस स्टडी ट्रिक की बात करें तो केस स्टडी ट्रिक सारी की सारी केस स्टडी ट्रिक देखनी है, इसकी एक भी केस स्टडी ट्रिक स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलिए अब हम बिल्कुल लास्ट अपने प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज ए स्प्रिट डी कॉप्स। ई स्प्रिट क्या होती है? स्प्रिट डी कॉप्स का मतलब ये होता है टीम स्प्रिट। अगर हम इसको कहें, आप अपने पास इसको मेंशन कर लेना, जब भी आप नोट की फोटोस्टेट कराएंगे तो अपने पास मेंशन कर लेना टीम स्प्रिट। टीम स्प्रिट, हमें एक टीम के अंदर रहकर काम करना है। हमें कभी भी अपने आप को ज़्यादा फोकस ना करके पूरी टीम को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा इसका, क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग, एक 11 बंदों की एक टीम होती है पूरी। अब अगर वो 11 के 11 बंदे, 11 के 11 प्लेयर्स एक दूसरे से कोऑपरेट ना करेंगे, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना नहीं आएगी, तो बॉलर बॉलिंग कराएगा और फील्डर क्या करेगा? छोड़ देगा, अरे इसके ऊपर तो पिट रहा है तो मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, तो टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर उनके अंदर टीम स्पिरिट है तो मैच जीत पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर टीम स्पिरिट नहीं है, अगर लड़ाई हो रही है तो प्रॉब्लम आ जाने वाली है और मैच नहीं जीत पाएंगे और उनका अचीव नहीं हो पाएगा उनका एम। तो स्पिरिट डी कॉप समझ रहे हो? मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। उसको टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए, यूनिटी प्रमोट करनी चाहिए, हार्मनी तालमेल बिठाना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए और एक टीम स्पिरिट की भावना सब के सब एम्प्लॉयज़ के अंदर जगानी चाहिए। यही बोलता है स्पिरिट डी कॉप। दिस डेवलप द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, एक बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। कि अब देखो ये जो है ना, ये वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये ज़रा अपने पास लिख लो कहीं पे कि जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। आई को वी से रिप्लेस करना ही स्पिरिट होता है, टी कॉप्स होता है। क्या कि मैंने कुछ नहीं किया है, पूरी टीम ने किया है। जब भी कैप्टन मैच जीतने के बाद स्पीच देता है तो वो क्या बोलता है
कि गाइस प्लेड वेल, हमारे बंदे जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, ना कि मैं अच्छा खेला हूँ। क्लियर। तो अगर एक मैनेजर ये बोलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी वजह से हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहे हैं, तो इट मीन्स वो उसकी राइट अप्रोच नहीं है, उसकी रॉन्ग अप्रोच है। अगर वो बोलेगा कि हमने सबने मिलकर काम किया, तो इससे मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉयज़। एक उनके अंदर एक ये स्टेप आ जाएगा कि भाई वो और भी अच्छा काम करें। तो इस स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब टीम स्पिरिट को सेट कर देना, कि एक उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना को जगाना एम्प्लॉयज़ के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देख लेना है जल्दी जल्दी। केस स्टडी ट्रिक्स बहुत ध्यान से देखनी है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, उसके आंसर आपको मुझे देने हैं। 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आंसर आपको देने हैं। अब आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर मेरे को आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करना है। कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 लिखकर। अब कभी आप उल्टा सीधा कर दो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर मेरे को दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबके शेयर करो, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए, ताकि सब के सब फ्री में पूरा 30 दिन के अंदर सारे बेनिफिट ले पाएँ, सारे नोट्स ले पाएँ, लाइव सेशन में अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाएँ, ताकि सबके सबको जो है क्विज़ का बेनिफिट मिल पाए। सबके सब डेली जो है, जो हम क्विज़ करने वाले हैं कल से स्टार्ट, तो उनको सब कुछ बेनिफिट मिल पाए। जल्दी से सबको बता दो।